प्रेमिका का सिर कलम उत्तराखंड की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पति जॉनी को छोड़े के बाद 30 वर्षीय उमा को 25 वर्षीय बिलाल से मोहब्बत हो गई थी। उसके बाद वह लिव इन रिलेशन में रहने लगी। फिर एक दिन जंगल में उमा की सिरविहीन और निर्वस्त्र लाश मिली। उमा की जब किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी तो आखिर किसने और क्यों किया उसका मर्डर। पढ़े लव क्राइम की यह हैरतंगेज कहानी। उमा को खत्म करने की बिलाल की योजना किसी कागज पर नहीं थी, वह उसके दिमाग में बनी एक अंधेरी भूल भुलैया थी। उसने सोचा कि पहले उमा को भरोसे में लिया जाए, फिर उसे सुनसान जगह ले जाकर उसे खत्म किया जाए, फिर उसकी लाश के टुकड़े कर अलग अलग फेंक दिया जाए। इससे उसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाएगी और यह राज भी राज ही बनकर रह जाएगा। प्रेमिका को ठिकाने लगाने का बिलाल ने यही प्लान बना लिया। 14 दिसंबर 2025 को बिलाल की शादी होने जा रही थी। बारात उत्तराखंड के रुड़की जानी थी, लेकिन इस निकाह में बिलाल की हिंदू प्रेमिका बाधा बन सकती थी और ऐसे में उसने प्रेमिका उमा को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर लिया था। बिलाल ने अपनी शादी से ठीक 8 दिन पहले यानी 6 दिसंबर को उसने उमा से कहा, चलो कहीं घुमा कर लाता हूँ। उसके खौफनाक इरादों से अनजान उमा राजी हो गई। शाम का वक्त था, अंधेरा हो चला था। उमा रोमांच महसूस कर रही थी, जबकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। 6 दिसंबर 2025 को शाम करीब 6 बजे स्विफ्ट कार लेकर वह उमा के कमरे पर गया था। बोला, सरप्राइज है, चलो तुम्हें बाहर घुमाकर लाता हूं। हथिनीकुंड बैराज में यूपी और हरियाणा को जोड़े वाला पुल है, वह उसी रास्ते से कार लाया। पहले हिमाचल की तरफ कार घुमाई, फिर उसने पहले हिमाचल प्रदेश के पामवटा साहिब की तरफ कार मोड़ ली। उमा लगातार उससे बातें किए जा रही थी। वह उसे प्यार भरे अंदाज में उसकी बातों का जवाब दे रहा था। दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। रात के करीब 8 बज गए थे। रात का स्याह अंधेरा छा गया था। कलेसर नेशनल पार्क से गुजर रहे थे। नेशनल हाईवे से गाड़ियां आ जा रही थीं। उस दिन शनिवार था। वीकेंड पर अक्सर पर्यटक इस इलाके में ज्यादा घूमने जाते हैं। उसने कहा कि कोई होटल देखते हैं, वहां शाम बिताएंगे। पामवटा में रूम तलाशने की कोशिश की, लेकिन पर्यटक काफी थे। कहीं कोई कमरा किराए पर नहीं मिला। उसे डर लगा कि कहीं पकड़ा न जाए। अचानक प्लान बदल दिया। इसके बाद उसने हरियाणा की सीमा की तरफ कार मोड़ ली। बोला कि चलो जंगल की तरफ चलते हैं, उधर भी अच्छे होटल हैं। उमा तो उस पर आंखें मूंद कर भरोसा करती थी, इसलिए राजी हो गई। कलेसर जंगल के एरिया से निकलते ही आबादी शुरू हो जाती है। यहाँ प्रतापनगर के गांव बहादुरपुर की सीमा से पहले ही उसने कार रोक ली। उमा ने पूछा कि कार क्यों रोक दी। उसने कहा कि आबादी आने वाली है, सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। यह बहाना बनाकर वह पिछली सीट पर चला गया। उस वक्त उमा अगली सीट पर बैठी अपनी धुन में मस्त थी। तभी अचानक 25 वर्षीय बिलाल ने 30 वर्षीय प्रेमिका उमा के गले में सीट बेल्ट डाल दी और गला घोंटने लगा। उमा के पास बचने या चिल्लाने का ज्यादा मौका नहीं था। उमा का शरीर बेजान हो गया। उसे मरा मान बिलाल तुरंत अगली सीट पर आया। उसने कार आगे बढ़ा दी। करीब आधा किलोमीटर दूर गया तो सामने गांव बहादुरपुर की लाइटें नजर आने लगी। बिलाल को अब शव ठिकाने लगाने की जल्दी थी। उसके मन में पकड़े जाने का भी डर था, इसलिए उसने गर्दन से सिर काटने की सोची। साथ में वह मीट काटने वाला छुरा लेकर आया था। लाश को सड़क किनारे खेतों में बनी पॉपुलर की नर्सरी में ले गया। वहां सिर धड़ से अलग किया और लाश के कपड़े उतार लिए ताकि उसकी पहचान न हो। कटे सिर और उतारे गए कपड़ों को पॉलिथीन के थैले में डालकर अगली सीट पर रख लिया।
सिर कटी लाश उसने वहीं छोड़ दी थी। उस वक्त रात के करीब 11 साढ़े 11 बजे होंगे। अब उसे ऐसी जगह की तलाश थी जहां सिर व कपड़े फेंक सके ताकि शिनाख्त की संभावना न बचे। बिलाल ने सिर फेंकने के लिए इसी जगह को चुना। यहां सिर फेंकने के बाद बिलाल ने कार घुमाई और हथिनीकुंड बैराज के पुल से होते हुए अपने घर चला गया। बिलाल ने मर्डर के बाद घर पहुंचकर सबसे पहले अपना मोबाइल फॉर्मेट कर दिया, जिससे कि उसके मोबाइल में उमा की फोटो और कॉन्टैक्ट नंबर सब डिलीट हो गए। आधी रात के बाद बिलाल सो गया और सुबह फैमिली वालों से कहा कि अब निकाह की तैयारियों में रहूंगा, अब कहीं नहीं जाऊंगा। योजना पर अमल करके उसने उमा की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। यह मामला हरियाणा के यमुनानगर और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जुड़ा एक सनसनीखेज हत्याकांड है, जिसमें प्रेम प्रसंग, लिव इन रिलेशनशिप और शादी के दबाव के चलते बेरहमी से हत्या की गई है। सहारनपुर के हलालपुर गांव में एक परिवार रहता है। उस परिवार की उमा 18 साल की हो चुकी थी। उसकी जवानी अब फूल की तरह पूरी तरह खिल चुकी थी। उमा के घर से सिर्फ 2 से 4 घर छोड़कर एक 19 साल का युवक जॉनी रहता था। पेशे से मजदूर था और रंगाई पुताई का काम किया करता था। जॉनी मामूली सा विकलांग था। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि कोई उसकी कमजोरी पर ध्यान ही नहीं देता। जॉनी मेहनती और हंसमुख था। उमा के घर में रंगाई पुताई का काम चल रहा था। उमा के पापा ने जॉनी को बुलाया था क्योंकि वह पड़ोस में ही रहता था। पहली बार जब जॉनी उमा के घर आया तो वह सीढ़ी पर चढ़कर दीवारों को रंग रहा था। विकलांग होने के बावजूद वह बड़े सलीके से काम कर रहा था, जैसे कोई कलाकार अपनी पेंटिंग बना रहा हो। उमा उस वक्त घर में थी। बचपन से ही वो जॉनी को जानी वाकर कहकर चिढ़ाती थी और जॉनी मुस्कुराकर उसकी कलाई पकड़ लेता। दोनों साथ खेलते हुए बड़े हुए। परंपरा, मानवता और पड़ोसी होने के नाते वह चाय लेकर किचन से बाहर आई और जॉनी को देखा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें, हाथों में ब्रश और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान। ओए जॉनी, ले चाय पी ले, उमा ने शर्माते हुए कहा। जॉनी ने मुड़कर देखा और उसकी आंखें उमा की मासूमियत पर ठहर गईं। धन्यवाद उमा, लेकिन मैं तो मजदूर हूँ, उसने हंसते हुए कहा। मजदूर को भी हमारी परंपरा के अनुसार दिन में 2 बार चाय पिलाते हैं। उमा की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वह छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाती थी। जॉनी की सादगी और मेहनत ने उसे छू लिया। उस दिन से दोनों की बातचीत शुरू हुई। बचपन की पुरानी यादें, यही सब बातों के विषय होते। धीरे धीरे ये मुलाकातें रोमांटिक रंग लेने लगीं। इसके बाद उनकी मुलाकातें भी होने लगीं। जॉनी उमा को अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाता, कैसे वह विकलांग होने के बावजूद कभी हारा नहीं, कैसे वह सपने देखता है एक बेहतर जिंदगी के। उमा उसकी ताकत से प्रभावित होती और उसे चूमती, पहले गाल पर फिर होठों पर। उनके चुंबन में एक जुनून था, जैसे दोनों की आत्माएं मिल रही हों। जॉनी की मजबूत बाहें उमा को घेर लेती और उमा की नरम अंगुलियां उसके बालों में घूमती। वे घंटों बातें करते, हंसते और कभी कभी चुपके से एक दूसरे को छूते, एक स्पर्श जो बिजली सी दौड़ाता। जॉनी ने उमा का हाथ पकड़ा और बोला, उमा, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उमा ने उसके सीने पर सिर रखा और कहा, जॉनी, तुम्हारी कमजोरी मेरी ताकत है, हम साथ हैं हमेशा। उनका रोमांस अब गहरा हो गया था। उमा और जॉनी के बीच का प्यार एक खामोश नदी की तरह बहता था, गहरा, शांत और हर किसी की नजरों से छिपा हुआ। शादी के दिन हुई फरार रातें उनकी थीं। जब मोहल्ला सो जाता, उमा अपनी छत पर आती। जॉनी दीवार फांद कर उसके पास पहुंच जाता। ऐसे ही 5 साल गुजर गए। 5 साल की अनगिनत रातें, अनकही बातें, चुराए गए चुंबन और वो सांसें जो सिर्फ एक दूसरे के लिए रुकी थीं। उमा के फैमिली वाले उमा की शादी के लिए बहुत चिंतित थे।
आखिरकार एक लड़का उमा के लिए फैमिली वालों ने पसंद करके शादी तय कर दी। यह बात सन 2010 की है। सभी धार्मिक औपचारिकताओं के बाद बारात आने की तारीख तय हो गई। अभी तक उमा की तरफ से किसी तरह का कोई विरोध फैमिली वालों के सामने नहीं आया। सूरज की पहली किरणों ने अभी अभी गांव की सड़कों को छुआ था जब उमा के घर में हलचल मच गई। आज वह दिन था जिसका इंतजार पूरे परिवार को था, उमा की शादी। लेकिन कमरे में सन्नाटा था। जब मां ने दरवाजा खटखटाया और भीतर झांका तो पल भर में सब कुछ समझ में आ गया। अलमारी खुली थी, कुछ कपड़े गायब थे, उमा भी गायब थी। दुल्हन का लहंगा बिस्तर पर बिखरा पड़ा था। मेज पर रखा वह छोटा सा कागज, मम्मी हम मजबूर थे, माफ करना। जॉनी और उमा, दो प्रेमी दिल, रात की आड़ में घर से निकल चुके थे। उनके पैरों की धूल अब दूर किसी अनजान रास्ते पर उड़ रही थी, जहां प्यार की उड़ान ने परिवार की इज्जत को पीछे छोड़ दिया था। पापा की आंखें फैल गईं, भाई दौड़कर बाहर निकले, कहाँ गई वो? जॉनी भी गायब है, चाचा की आवाज कांप रही थी। पूरे गांव में तलाश शुरू हो गई। कुएं के पास, मंदिर में, बस स्टैंड पर। सभी रिश्तेदार मिलकर तलाश कर रहे थे। पड़ोसी जुट गए, फोन घूमने लगे। उनके मुंह से एक ही बात निकली, भाग गए दोनों। ये शब्द हवा में जहर की तरह फैल गए। उमा के पापा का चेहरा पीला पड़ गया। मम्मी रो रो कर बेहाल हो रही थी। उमा और जॉनी की प्यार की आग में सब जल गया। अब इज्जत का क्या होगा, सोचकर पापा ने सिर थाम लिया। तभी मामा मामी आगे आए। उनकी आवाज कांपी पर नीयत मजबूत थी। दोनों ने उमा की मम्मी और पापा को समझाया। कहा, हम हैं आपके साथ, चिंता की कोई बात नहीं है, मेरी बेटी है। अगर आप कहें तो आज हम उमा की जगह अपनी बेटी को विदा कर देंगे। पूरे समाज में आपकी इज्जत का सवाल है। यह त्याग हम कर सकते हैं। दोनों में से किसी ने आंखें उठाकर नहीं देखा। अब हर तरफ फुसफुसाहटें थीं। उमा की मम्मी आंसू पोंछते हुए बोली, भाभी क्या करूं? मेरी बेटी ने तो हमें डुबो दिया। बारात लौट गई तो गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आंसू बिना आवाज के गिरते रहे। मां ने एक पल को भाई की ओर देखा और फिर धीरे से सिर हिला दिया। समय बीतता गया, सूरज चढ़ता गया। बारात की धुन दूर से सुनाई देने लगी। ढोल की थाप, शहनाई की मधुर स्वरलहरियां। दूल्हा घोड़ी पर सजा धजा मुस्कुराता हुआ आ रहा था। अनजान इस तूफान से घर के दरवाजे पर बारात रुकी। बारात आई, ढोलनगाड़ों की आवाज ने उस खालीपन को ढक लिया जो आंगन में पसरा था। स्वागत हुआ, आवभगत निभाई गई। सभी के चेहरे पर नकली मुस्कानें थीं, पर आंखों में प्रश्न। परंपराएं चलीं, फेरों का समय आया। मामा की बेटी लाल जोड़े में आई, कापति नहीं बल्कि विश्वास से भरी थी। फैमिली वालों के चेहरे पर मुस्कान चिपकी हुई थी, लेकिन आंखें बता रही थीं कि दिल टूटा हुआ है। पापा ने आगे बढ़कर दूल्हे का स्वागत किया। आओ जी, स्वागत है। बाहर बारात नाच रही थी, अंदर फैसला हो चुका था। मामा मामी की बेटी को बुलाया गया। वह हैरान थी, लेकिन परिवार की इज्जत के लिए तैयार हो गई। अगर इससे सबकी लाज बचती है तो मैं कर लूंगी, उसने धीरे से कहा। मेकअप किया गया। उमा का ही लहंगा पहनाया गया। अब मंडप सजा, पंडित जी मंत्र पढ़े लगे। दूल्हे को बताया गया कि परिवार की रस्म है। दुल्हन का नाम बदल गया। वह मुस्कराया, शायद अनजान, शायद समझदार। फेरों के समय उमा की मम्मी की आंखों से आंसू बह रहे थे, खुशी के नहीं, दर्द के। पापा ने दुल्हन का हाथ दूल्हे को सौंपा। मन में उमा की याद थी। बेटी तू जहां भी है खुश रह, उन्होंने मन ही मन कहा। इस तरह अपनी इज्जत की आरती को बचाकर इस घर से उमा की जगह उसकी ममेरी बहन को विदा कर दिया गया। शादी संपन्न हुई, बारात विदा हुई, लेकिन घर में सन्नाटा था।
रात को जब सब सो गए तब उमा की मम्मी ने पति से कहा, क्या हमने सही किया? उन्होंने सिर हिलाया, हाँ, इज्जत बचाई, लेकिन दिल टूटा है। जॉनी और उमा, काश वे समझते। इस अप्रत्याशित मोड़ ने एक नई कहानी शुरू की, दर्द की, बलिदान की और उम्मीद की। निर्वस्त्र मिली लाश हरियाणा के यमुनानगर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, बहादुरपुर। 7 दिसंबर 2025 की सुबह के करीब 9 बजे के आसपास इसी बहादुरपुर गांव के एक व्यक्ति ने प्रताप नगर थाने में फोन कर कहा, साहब, मेरे गांव के बाहर पॉपुलर की एक नर्सरी है। एक महिला की डेड बॉडी पड़ी है, जिसका न तो वहां पर सिर मौजूद है और न ही उसके शरीर पर कोई कपड़ा मौजूद है। SHO नरसिंह गुर्जर को जैसे ही सूचना मिली, वह फौरन अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। वहां पर पहले से ही काफी तादाद में लोग मौजूद थे। पुलिस भीड़ को हटाकर डेड बॉडी के पास पहुंची। डेड बॉडी को देखने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से चौंक गई। पुलिस ने घटनास्थल का बड़ी बारीकी से मुआयना किया, लेकिन महिला का सिर बरामद नहीं हुआ। पर सवाल यह था कि आखिरकार वह मरने वाली महिला कौन थी? घटनास्थल पर काफी सारे लोग मौजूद थे। उन सभी से पूछताछ की, पर कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं कर सका। घटनास्थल पर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स और न ही कोई ऐसा पहचान पत्र मिला जिससे उस मरने वाली महिला के बारे में कुछ पता चल सके। उसके शरीर पर भी कहीं कोई टैटू, नाम या अन्य कोई चिन्ह या गुदा नहीं था। पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। SHO नरसिंह गुर्जर ने तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी दे दी। यमुनानगर के SP कुलदीप गोयल घटनास्थल पर पहुंच गए। फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड को भी बुला लिया गया। पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद केस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। 72 घंटे का समय बीत जाने के बावजूद मृतका की शिनाख्त नहीं हुई, तो इस सिरविहीन धड़ का अंतिम संस्कार सेवा समिति के माध्यम से करा दिया गया। SP कुलदीप गोयल ने केस का खुलासा करने के लिए SIT का गठन कर दिया। साथ ही सर्विलांस टीम, फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वायड सभी अपनी अपनी तरह से प्रयास करने में जुट गए ताकि इस हत्याकांड का खुलासा हो सके। यह एक तरह से ब्लाइंड मर्डर था और इसका पता चल पाना मुश्किल हो रहा था। SP कुलदीप गोयल ने SIT के हेड DSP रजत गुलिया को नियुक्त किया था। रजत गुलिया के नेतृत्व में पुलिस ने प्रयास करने शुरू कर दिए। 500 से ज्यादा CCTV कैमरे खंगाले गए। पुलिस द्वारा उन्हें बार बार देखा जा रहा था। इस केस की जांच पड़ताल करते हुए 3 दिन का समय गुजर गया, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं मिला। 3 दिनों के बाद पुलिस फिर से उस घटनास्थल पर गई। जब आसपास के लोगों से पूछताछ की तो बहादुरपुर गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस से कहा कि साहब, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन ठीक एक दिन पहले 6 दिसंबर 2025 को रात के करीब 11, साढ़े 11 बजे इस रोड पर मैंने एक कार को देखा था। मुझे उस कार का नंबर तो याद नहीं है, लेकिन उस कार के नंबर प्लेट पर